डेली विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी मूल विधि की 40 प्रश्नों की क्लास चल रही है, उस क्लास में आज का अपना ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट ऐड हो जाता है। और मैं आपको बुक का नाम मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको किस बुक से ये 40 प्रश्न करा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज की 40 प्रश्न अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना सेट संख्या 3 यूपीएससी स्पेशल। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि जमींदारी उन्मूलन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष थे। तो जब ये जमींदारी उन्मूलन आया था तो उस समय इस समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके जो अध्यक्ष हो जाते हैं वो हो जाते हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत, और इसके जो उपाध्यक्ष थे उन उपाध्यक्ष का नाम हो जाता है हुकुम सिंह। एक का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 है कि एक अपंजीकृत संघ भी अनुच्छेद 32 के रेट के लिए आवेदन दे सकता है यदि वह किसी सार्वजनिक हित के लिए ऐसा करना चाहता है। यह किस बात में अवधारित किया गया? तो बताओ इसका संबंध कौन सी बात से हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 2 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इस बात का नाम हो जाएगा अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ। 2 का ये ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित 2 कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। तो इनमें से 2 में से कौन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। ए वाला कथन क्या कहता है कि जनहित याचिका अधिस्थिति के नियम का विस्तार करती है, सही। बी वाला क्या कहता है कि जनहित याचिका के पत्र काव्यगत क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है, ये भी सही। यानी ए और बी सही है। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि सत्य कथन चुनिए। तो बताओ में से कौन सा सही हो जाएगा? 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे, तो इनमें से सभी कथन सत्य हो जाते हैं। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेट संख्या 5 आ जाता है आपके सामने कि डॉट डॉट एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। तो बताओ ये कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो इसका नाम हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न कि सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66C के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? तो बताओ कौन करता है? तो ये विचारण करता है प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस के संबंध में गलत है? तो बताओ कौन सा गलत हो जाएगा? 7 का राइट आंसर आपको देना है। 7 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो बताओ 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया है। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 8 आ जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया। तो बताओ इसे कब पारित किया गया था? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को 9 जून 2000 में पारित किया गया था। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है आपके सामने कि संविधान का अनुच्छेद 22(5) गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो बताओ ये कौन सा अधिकार देता है? अनुच्छेद 22 का 5वां। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उपयुक्त दोनों अधिकार, ए वाला के गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार और बी वाला गिरफ्तारी के आदेशों के विरुद्ध आवेदन करने का अधिकार। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 10 है आपके सामने कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? तो बताओ कहाँ तक है? तो इसका विस्तार है वो संपूर्ण भारत में है। 10 नंबर प्रश्न का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कोई न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन किसी जांच विचारण आवेदन या अन्य कार्रवाई में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के संदर्भ में किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकेगा? तो बताओ कौन सी शक्तियों का ये प्रयोग नहीं कर सकेगा? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकेगा। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का संक्षिप्त रूप कौन सा है?
तो बताओ इसका कौन सा रूप हो जाएगा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संक्षिप्त रूप तो हो जाएगा क्रमांक 49 सन 1988। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि पूंजी लाभ उत्पन्न होता है, तो बताओ किस पर उत्पन्न होता है ये पूंजी लाभ? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर ये पूंजी लाभ उत्पन्न होता है। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि सूचना अधिकारी द्वारा बगैर समुचित कारण के आवेदन लेने अथवा सूचना न देने पर सूचना आयोग संबंधित अधिकारी पर कितने रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना अधिरोपित कर सकता है? तो बताओ कितने रुपए का जुर्माना लग सकता है पर डे का? तो ये 250 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लग सकता है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा ... सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। तो ये कौन सी धारा प्रदान करती है? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 16 की सूचना का अधिकार 2005 लागू होता है। तो बताओ ये कब लागू होता है? सूचना का अधिकार 2005। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये संपूर्ण भारत में लागू है। सूचना का अधिकार 2005 है। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ... को 7-9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में परिभाषित किया गया था। तो बताओ इसे कब परिभाषित किया गया था, किसको किया गया था? 17 का राइट आंसर आपको देना। तो ये पेरिस सिद्धांत को 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के एवं राज्य मानव अधिकार के प्रत्येक सदस्य और अधिकारी की प्रतिस्थिति क्या है? तो बताओ क्या है? 18 का राइट आंसर आपको देना। 18 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में लोक सेवक। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को परिवाद किस भाषा में भेजा जा सकता है? तो बताओ इसे कौन सी भाषा में भेजा जा सकता है? 19 का राइट आंसर आपको देना। तो ये हो जाएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ तक है? तो बताओ कहाँ तक है? तो इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है, यानी पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की प्रत्येक नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी प्रत्येक समान होगा। तो बताओ ये कैसा होगा? 21 का राइट आंसर। तो प्रत्येक समान उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 21 का डी ऑप्शन। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। तो ये कौन सी धारा में प्रावधान हो जाएगा? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा धारा 38 के एल में। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और पसंद ना आ रही होगी तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि इस वजह से वीडियो पसंद नहीं आ रही है। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो बताओ ये कब पारित हुआ था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसे पारित किया गया था 1972 में। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन तथा प्रणाली मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य आरोपित करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 51 ए करता है। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो बताओ कुल कितनी धाराएं हैं? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें धाराओं की संख्या हो जाती है टोटल 26। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न कि चेतावनी देने वाले चिन्ह किसको निर्दिष्ट होता है? तो बताओ ये चेतावनी देने वाले चिन्ह वो किसके लिए होते हैं? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चिन्ह होते हैं वाहन चालक को। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कि मोटर यान अधिनियम की किस धारा में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है? तो कौन सी धारा के तहत मोटर यान
अधिनियम की धारा से राज्य सरकार नियम बना सकती है। 27 का राइट आंसर क्या? तो इसका संबंध हो जाएगा धारा 107 से। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मोटर नियम अधिनियम 1988 कितने अध्याय में वर्णित है? तो बताओ कितने अध्याय हो जाते हैं? तो इसमें अध्याय की टोटल संख्या हो जाती है 14। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम परिवर्तित हुआ। तो बताओ ये कब परिवर्तित हुआ था? SC/SC एक्ट है। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जनवरी 1990। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो बताओ कुल कितनी धाराएं हैं? तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 में जो धाराओं की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 112। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 आ जाता है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई। तो बताओ इसे कब स्वीकृति प्राप्त हुई थी राष्ट्रपति से? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्वीकृति प्राप्त हुई थी 13 सितंबर 2005। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के सिद्धांत का एक प्रकार है। तो बताओ ये कौन सिद्धांत का एक प्रकार हो जाता है? 32 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा क्षतिपूर्ति सिद्धांत का एक प्रकार। 32 का ये ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया क्योंकि उसी दरमियान देश के कानून में बदलाव कर दिए गए थे। तो बताओ ये कौन सा मामला हो जाएगा? 33 का राइट आंसर। तो 33 का राइट मामला हो जाता है साहिबानो। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 34वें नंबर का प्रश्न आता है कि दंड प्रक्रिया 2013 लागू हुआ। तो ये संशोधन अधिनियम था, ये कब से लागू हुआ था? 34 का राइट आंसर तो ये लागू हुआ था 3 फरवरी 2013 से। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो बताओ ये कौन सा मामला हो जाएगा? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो इस मामले का नाम हो जाता है मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। 35 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 36 आ जाता है आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंध वर्णित है। तो बताइए कौन सी धारा में हो जाएगा? 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो इस धारा का नाम हो जाता है धारा 99 में। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 आपके सामने कि समान आशय का प्रावधान है। तो बताओ ये कौन सी धारा में हो जाएगा? समान आशय का प्रावधान। 37 का राइट आंसर तो इसका संबंध हो जाएगा धारा 34। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय न्याय संहिता कहाँ लागू है। तो बताओ कहाँ पर लागू है? तो जो भारतीय न्याय संहिता ये संपूर्ण भारत में लागू है। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू है। तो बताओ कहाँ पर लागू है? तो जो भारतीय दंड संहिता ये संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में जमानत शब्द को परिभाषित किया गया है। तो बताओ किस में जमानत शब्द मिला है? तो धारा 2 के 1 के बी में ये जमानत शब्द को परिभाषित किया गया है। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।